गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म को हम लोग डाइजेशन यानी पाचन समाप्त किए थे। आज हम लोग श्वसन शुरू करेंगे। तो पहले हम श्वसन की परिभाषाएं देखते हैं कि वे सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जिनमें वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के से बाहर चली जाती है, वो श्वसन कहलाती है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जो सभी जीवधारियों में होती है। तो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो यानी चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, प्राणी हो, सब में श्वसन की क्रियाएं होती हैं। अब श्वसन की क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कैसे मिले? तो पौधों में ऑक्सीजन कैसे मिलेगी श्वसन क्रियाओं के लिए? पौधों में श्वसन क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन वो अपने रंध्रों के द्वारा लेते हैं। रंध्र कहाँ पाई जाती है? रंध्र पौधों के पत्तियों में पाई जाती है और उन्हीं से गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का विनिमय, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि गैसों का आदान प्रदान, ये सभी रंध्रों के द्वारा ही होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना तथा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का लेना, ये सभी क्रियाएं रंध्र के द्वारा संपन्न होती है। श्वसन क्रिया एक अपचयी क्रिया है। तो श्वसन में बिना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जंतु में ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं? तो जंतुओं में विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं जंतुओं में। जैसे कि हम एक कोशिकी जंतु की बात करें तो वो अपने बॉडी सरफेस यानी शरीर की सतह से लेती हैं। और दूसरी जंतुओं की हम बात करें जैसे केचुआ वगैरह, तो उनके शरीर पर एक आवरण होता है, उसे क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल तो उसकी सतह से ऑक्सीजन को लेते हैं। मछलियों की अगर हम बात करें तो इनमें क्लोम या गलफड़े या गिल्स जो भी कह लीजिए वो पाए जाते हैं। इनके जरिए से ये ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेती हैं। मेढक में हम कहें तो ये अपने त्वचा के द्वारा भी ले सकता है। इसमें फेफड़े भी होते हैं। और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जो स्थल पर पाए जाने वाले जंतु, उनमें भी विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसको हम फेफड़ा या लंग्स के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंतुओं का अंग है फेफड़ा। इसी के वजह से हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम आज उसी फेफड़े के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस फेफड़े के स्ट्रक्चर या फेफड़े की संरचना को के पढ़ने से पहले हम श्वसन की परिभाषा तो जान गए, लेकिन श्वसन के प्रकार हम जानें। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है? इसको हम अनाक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये बहुत निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु हुए, बैक्टीरिया, ईस्ट हुए या और कोई पैरासाइट हुआ उसमें, या परजीवी कहते हैं।
तो इस प्रकार के श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इसमें देखिए ये देखिए, ये इसमें ऑक्सीजन का उपयोग, ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, इसमें इस प्रकार श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अतः ये ग्लूकोज का पूरी तरह से जारण नहीं होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त नहीं होती है। इसको हम किण्वन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि किण्वन की क्रिया उसमें भी होती है, जो सिरका बनाते हैं गन्ने के रस से या जामुन के रस से, उसमें किण्वन क्रियाएँ होती हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं और किण्वन क्रियाएँ होती हैं। बोतल शीशी भर के रखते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है, उसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु निकल रहा है और एनर्जी यानी ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में इसमें बनता है। दूसरा वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन के नाम से भी इसे हम जाना जाता है। ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये होता है। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, इसका ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्रिया मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे वो ऑक्सीकरण क्रिया है। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ 6 अणु ऑक्सीजन का है, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और पानी के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी निकलता है। इसमें एनर्जी पर्याप्त मात्रा में निकलता है। अधिकतम जितने भी जंतु हैं, जैसे मनुष्य से लेकर और दूसरे जंतु हैं और हायर प्लांट्स हैं, उसमें सभी में एरोबिक या वायवीय या ऑक्सी श्वसन होता है। ये श्वसन और श्वसन के प्रकार थे। लेकिन आप लोग ये बताइए या जानते भी होना चाहिए आप लोग को, हाई स्कूल में पढ़ाया भी, अभी नहीं हाई स्कूल है, हाई स्कूल में पढ़ाया भी, हाई स्कूल नहीं कहेंगे भाई, 8th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, 8th में, 9th में तो नहीं, या 8th में थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि श्वसन एक दूसरी प्रकार की क्रिया है और सांस लेना एक अलग क्रिया है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहें, श्वसन में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन ब्रीदिंग यानी सांस को लेना, इसमें कोई रासायनिक क्रियाएं नहीं होती हैं। तो सांस को लेने को ही श्वसन समझ बैठना ये गलत है, ये अलग बात हो गई। तो हम अपने विशेष अंग जैसे फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और अपने शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये गैसों का आदान प्रदान हुआ, इसको हम ब्रीदिंग या सांस लेना हम ये कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, श्वास क्रिया और श्वसन में क्या अंतर है। ये श्वसन में क्या होता है, भौतिक और जैव रासायनिक दोनों प्रकार की क्रिया होती हैं, जबकि श्वास में ये दोनों प्रकार की क्रियाएं नहीं होते हैं। इसमें एंजाइम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि श्वसन क्रिया में एंजाइम की ज़रूरत होती है। इसमें ऊर्जा खर्च होती है, जबकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। केवल कुछ अंग श्वासोच्छ्वास में भाग लेते हैं और श्वसन क्रिया की प्रत्येक कोशिका से ये जुड़ा होता है। श्वसन क्रिया यह एक बाह्य कोश की प्रक्रिया है, एक बाह्य और अंतर दोनों प्रकार की कोश की प्रक्रिया है। श्वसन की क्रिया, या हम इसको एक शब्द और कहें श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ये 2 प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो ये आपका
वाह श्वसन श्वसन क्रिया और श्वसन में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है। श्वसन क्रिया तभी संपन्न होगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी कैसे? श्वासोच्छ्वास से, यानी सांस लेकर के, यानी श्वास क्रिया के द्वारा, ब्रीदिंग इंग्लिश में जैसे कहेंगे। तो ये एक प्रकार का ये अंतर है, श्वासोच्छ्वास और श्वसन, या श्वास क्रिया या श्वसन में अंतर, ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन में अंतर। दूसरा अंतर है आपका बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में क्या अंतर है। ये पूरी तरह से भौतिक प्रक्रिया है जो विसरण द्वारा होती है, बाह्य श्वसन, और अंतः श्वसन यह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें श्वसन पदार्थों का समान विसरण व ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है। यह श्वसन सतह पर होता है, बाह्य श्वसन। यह श्वसन कोशिकाओं व उनके घिरे तक द्रव स्तर पर कोशिकाओं के अंदर होता है। इसमें कोई एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता, जबकि अंतः श्वसन में एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इसमें हवा की ऑक्सीजन रक्त में विसरित होती है, जबकि रक्त की CO2 बाहर विसरित होती है। इसमें रक्त की ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित होती है, जबकि ऑक्सीजन द्वारा मुक्त CO2 रक्त में विसरित होती है। ये अंतर समझिए इसका। यह ऊर्जा मुक्त नहीं करता बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये दो अंतर आप लोग ज़रूर से अपने नोट्स में मेंशन करेंगे, और जो हमने और आगे इससे पहले नोट्स दिया है उसमें मेंशन करेंगे। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, अब ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे ऑक्सीकरण के लिए, श्वसन क्रिया के ऑक्सीकरण के लिए, हमारे प्रत्येक कोशिकाओं को। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे में बंद हो जाए तो जो हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल मतलब जो तंत्रिका कोशिका है, वो तो मृत हो जाएगा। जब वो काम ही करना बंद कर देगा, जब वो काम करना बंद कर देगा तो क्या हमारा मस्तिष्क डैमेज हो जाएगा। ब्रेन में हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो वर्क कहाँ से होगा, तो सोच कहाँ पाएंगे। वर्क यानी मस्तिष्क की जो क्रिया होगी वो ठप हो जाएगी। तो इस तरह से इसलिए हमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और जो दूसरा टॉपिक है वह श्वसन अंग का जो संरचना है, श्वसन अंग यानी फेफड़े की संरचना है, उसको हम नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।